हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश द्वारा। तो मध्य प्रदेश द्वारा आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। मध्य प्रदेश में आत्महत्या मामला काफ़ी बढ़ गया है, इस कारण से इस योजना को लाया गया है। आसपास योजना का उद्देश्य ऐसे लोग जो डिप्रेस्ड हो गए हैं और आत्महत्या के बारे में सोचते हैं उन लोगों को सहारा देने के लिए है। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई थी। तो कुशल श्रमिकों के लिए कौन सी योजना चालू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? रोजगार सेतु। अब देख लेते हैं बुजुर्गों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी मध्य प्रदेश द्वारा। तो जीवन शक्ति योजना और संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश की योजनाएं थीं। अब सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश की है। क्या है? सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश की है। अब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अभी आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है लालजी टंडन के बीमार होने के कारण। तो अभी कौन है राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल, जो अतिरिक्त भार संभाल रही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है चीन। चीन ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल चार्जर, कंप्यूटर, लैपटॉप खराब हो जाती है तो वह ई कचरा कहलाती है। हाल ही में चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। वर्तमान में चीन और भारत के विवाद चल रहा है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या अभी भारत और चीन का विवाद चल रहा है, इसलिए यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेनमिनबी अथवा युआन है। नेक्स्ट, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में बनेगा? तो किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा? तो ये बनेगा राजस्थान में। राजस्थान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। जयपुर में जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक स्टेडियम बनेगा, जिसमें 75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। इसमें कितने दर्शक बैठ सकेंगे? 75,000। राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव महेंद्र शर्मा ने कहा कि यह स्टेडियम 100 एकड़ में बनेगा। ज़मीन जयपुर से 25 किलोमीटर चौप गांव में ली गई है, जो जयपुर दिल्ली हाईवे पर है। अगले 4 महीने में स्टेडियम का काम शुरू हो जाएगा। यह अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अब और क्या बातें हैं राजस्थान से जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो किसके द्वारा संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया गया है? तो यह प्रसारित किया गया है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम
प्रसारित किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। 23 जुलाई 1927 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है? तो भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रचा है? तो वह है, उसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रचा है भारतीय रेलवे ने। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। 2.8 किलोमीटर 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने सबसे 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? सबसे लंबी रेलगाड़ी है जो इस मालगाड़ी है जो इसका नाम है शेषनाग। इसमें 4 रैक के कुल 251 खाली डिब्बे और उन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए। इस ट्रेन में 4 गार्ड वैन और 9 इंजन शामिल थे। भारतीय रेल के नागपुर मंडल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ट्रेन का संचालन किया था। तो किसने किया था यह संचालन? भारतीय रेल के नागपुर मंडल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ट्रेन का संचालन किया था। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे की 100% ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य तक पहुंची हैं। रेलवे द्वारा 1 जुलाई को चलाई गई सभी 201 ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य में पहुंची। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस? तो यह बनाया गया 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सहकारिता दिवस हर साल 4 जुलाई को नहीं मनाया जाता, बल्कि जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो क्या याद रखना है इसमें आपको कि सहकारिता दिवस हर साल 4 जुलाई को नहीं मनाया जाता, बल्कि जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार 4 जुलाई को पहला शनिवार था। जो समाज के कल्याण के बारे में कार्य करते हैं, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को चिन्हित करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को हर साल मना रहा है। तो कब से मना रहा है? संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस 1923 से मना रहा है। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए #COP4 क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चलाई है। तो कौन सी मुहिम चलाई है यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए? तो ये मुहिम है #COP4 क्लाइमेट एक्शन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत
ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया है। तो किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया गया, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। भारतीय ऐप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्टार्टअप तथा तकनीकी क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने को आमंत्रित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन की साझेदारी के तहत नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। इसके तहत आपको मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप बनाना होगा। इस चैलेंज के तहत नगद इनाम राशि भी दी जाएगी। इस चैलेंज का मंत्र है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्या है इसका जो मंत्र है इस चैलेंज का? मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। तो कौन है वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री? श्री रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, पीवी सिंधु और सुनील छेत्री की उपस्थिति में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री तथा केंद्रीय खेल व युवा मामले मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है पीवी सिंधु और सुनील छेत्री की उपस्थिति में? तो यह कार्यक्रम का नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। कौन सा है ये कार्यक्रम? फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक विजेता और सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। याद रखिएगा, पीवी सिंधु क्या है? ओलंपिक रजत विजेता हैं और सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी की उपस्थिति में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय खेल व युवा मामले मंत्री किरण रिजिजू द्वारा फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। फिट इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में फिट है से हिट है इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने लॉन्च इवेंट में कहा कि फिट इंडिया कैंपेन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में सीबीएसई संबद्ध स्कूलों ने भाग लिया है। और क्या डिटेल इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। अब एक वैश्विक महामारी के समय छात्रों को कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए फिट रहना भी उतना ही आवश्यक है, ये बात इसमें बताई गई है। नेक्स्ट, देश का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप कौन सा है जिसे देश के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च करेंगे? तो देश का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप कौन सा है जिसे देश के उपराष्ट्रपति लॉन्च करेंगे? तो वो सोशल मीडिया ऐप का नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऐप को देश के उपराष्ट्रपति लॉन्च करेंगे, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रविवार को भारत के पहले स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च करेंगे। इसमें सोशल कनेक्टिविटी के साथ चैटिंग, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग, ई पेमेंट, ई कॉमर्स जैसे फीचर्स होंगे। इस ऐप को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग ने तैयार किया है। तो किसने इस ऐप को तैयार किया है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग ने इसे तैयार किया, जो क्या है श्री रविशंकर की एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग। इसने क्या किया है? एलिमेंट्स ऐप को बनाया है। नेक्स्ट, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो किस राज्य द्वारा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है दिल्ली के द्वारा
पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। दिल्ली सरकार ने 2 जुलाई 2020 को पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया, जो एक विस्तृत वृक्षारोपण अभियान है। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से शुरू होगा और 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। अभियान का उद्देश्य नई दिल्ली में पौधे लगाना और 2021 तक हरित आवरण को 350 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।